नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूक्रेन की राजधानी कीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कीव में। भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। पीएम मोदी के दौरे से भारतीय छात्र उत्साहित नजर आ रहे हैं, एक्साइटेड हैं वहां पर लोग। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव में वो पहुंच चुके हैं। भारतीय जो छात्र वहां पर मौजूद हैं, एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री ने उन्हीं से मुलाकात की और उसके बाद अब से कुछ ही देर बाद जेलेंस्की से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तो देखिए, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में अब 5 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। आपको बताएं कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामा किया है। आपका केजरीवाल की रिहाई को लेकर नया कैंपेन भी अब चला दिया है और कैंपेन के दौरान पार्टी ने नया नारा भी दे दिया है। आपको बताएं कि मनीष सिसोदिया आ गए, केजरीवाल भी आएंगे, यह नारा भी दिया गया है। सही आपको बताएं कि आगे बढ़ेंगे। और कोलकाता की अगर बात की जाए तो रेप मर्डर केस के अब राज खुलेंगे। संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट को मंजूरी मिल गई है। 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। वहीं बात महाराष्ट्र की भी करेंगे। महाराष्ट्र में लव जिहाद की घटनाएं हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जिहादी हुसैन ने हिंदू महिला को अपना शिकार बनाया है। अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल भी किया है। पीड़िता ने सुदर्शन न्यूज से मदद की गुहार लगाई है। जिहादी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बात हरियाणा अगर विधानसभा चुनावों की जाए तो बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। चिंतन मंथन किया जा रहा है। बैठक में नायब सैनी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन भी किया जाना है। वहीं नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार के लिए केंद्र की रणनीति भी अब तैयार हुई है। इसीलिए 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। नक्सल विरोधी अभियानों पर जो बैठक करेंगे, एनसीवी दफ्तर का उद्घाटन भी अमित शाह करने वाले हैं। ये तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, किस तरह से नक्सल को लेकर गृह मंत्री एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोलकाता रेप केस जो है उसकी जांच कहां तक पहुंची है, यह भी आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस की। तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं और उससे पहले लेकिन जो हायरिंग आज हुई है केजरीवाल की, अगर बात की जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो हायरिंग हुई है उसको अब हालांकि टाल दिया गया है। जमानत याचिका को लेकर सुनवाई टाल दी गई है और 5 तारीख तक इसको बढ़ाया गया है। तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मीनाक्षी के पास जाऊंगा। मीनाक्षी, क्या अधिक जानकारी है इस पूरे मामले में? हायरिंग में क्या कुछ हुआ है? सुनवाई टाल दी गई है। से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के केजरीवाल की जमानत सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है। कोर्ट अब केजरीवाल की जमानत याचिका को गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका पर 5 सितंबर को जो है जो सुनवाई से पहले सीबीआई ने जमानत की याचिका के जवाब दाखिल कर दिया था और गिरफ्तारी के खिलाफ दायर किए जाने वाले हलफनामे दाखिल करने के लिए सीबीआई ने समय मांगा, जिसकी वजह से सुनवाई चल गई है। और जिस केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जाने वाली थी वो केस सीबीआई से जुड़ा हुआ है और दिल्ली के सीएम ने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती दी। आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है, टेक्निकल दिक्कत के चलते रोक रहा हूं आपको। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। और अब बात करेंगे बंगाल की। ज्यादा जानकारी के साथ खबर को विस्तार देंगी मेरी सहयोगी संगीता झा ने ज्वाइन कर लिया न्यूज रूम से। संगीता, जिस तरह से कल सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, परत दर परत तमाम जस्टिस ने बात रखी और इसके बाद लंबी बातचीत भी चल रही है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट तक यह बात पहुंची है। क्या लगता है इस टेस्ट के जरिए क्या कुछ इस पूरे मामले में लेकर बेपर्दा हो सकता है पूरा मामला?
देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि कल देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस मामले को लेकर जो चीज़ें निकल कर सामने नहीं आ रही थी, सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट जो अभी तक कोलकाता में सीबीआई के जाने के बाद हुई थी वो रिपोर्ट सौंपी। यहां तक कि बंगाल सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जो कि 14 अगस्त की रात को जब आरजीकर अस्पताल में जब हमला हुआ था। तो इसको लेकर देखिए पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उन्होंने जहाँ एक और डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने की बात कही थी और कहा गया था कि आपके एब्सेंट लिखे जाएंगे। उसके बाद देखिए आज जो स्थिति है बंगाल की, मैं आपको बता दूं, और पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर भी मैं आपको बता दूं, बंगाल में डॉक्टरों ने कहा है कि हम हड़ताल जारी रखेंगे, हम हड़ताल पे ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हम लगातार हड़ताल करेंगे। लेकिन वहीं आप देखिए कि दूसरे डॉक्टर्स के जो संगठन है जैसे कि यूडीएफ और आरडीए और एफआईएएमए ने हड़ताल फिलहाल खत्म कर दी है। लेकिन बंगाल में जिस तरह से पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर संजय राय के पॉलीग्राफी टेस्ट की बात कही जा रही है, आज उनका जो है रिमांड खत्म हो रहा है। आज सीबीआई जो है वो लेकर उनको सियालदा कोर्ट में जाएगी, जहां आज उनके पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर जो बातें कही जा रही थी वो टेस्ट होना है। इसको लेकर जो है सीबीआई इंतजार कर रही है कि कोर्ट से उन्हें आदेश मिले, जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। क्योंकि जो सीबीआई का कहना है कि संजय राय जो कह रहे हैं या फिर संदीप घोष को भी कल देखिए कल लेकर जाया गया था कोर्ट, सियालदा कोर्ट ही लेकर जाया गया था कि सीबीआई जो है संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाह रही है। क्योंकि संदीप घोष के जो जवाब हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस बना हुआ है। सीबीआई के जो उससे वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि कई ऐसे चीजें हैं जो निकलकर सामने नहीं आ रही है। और अब तक देखिए इस मामले में लगभग अगर बात करें तो 73 लोगों से लगातार पूछताछ की जा चुकी है। साथ ही आज सीबीआई कुछ डॉक्टरों को भी बुलाई हुई है, जो कि उस महिला के साथ, डॉक्टर जिसके साथ ये दरिंदगी हुई, उसके साथ जो रात में खाना खाए थे, जैसे कि 4 डॉक्टर के ऐसे डॉक्टर हैं जो कि उनके साथ उस दिन खाना वाना खाई थी, उनके जो करीबी दोस्त हैं उन्हें भी आज बुलाया गया है। उनसे भी आज सीबीआई पूछताछ करेगी। बिल्कुल संगीता, 4 जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी पूछताछ होनी है। लेकिन एक चीज और मुझे बताइए कि कल जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई कोर्ट में, उसके बाद सीबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट दायर की है उसमें यह कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। 70 घंटे से ज्यादा पूछताछ जो है संदीप घोष के साथ हो चुकी है। क्या आपको लगता है ये बातचीत तो पहले भी हुई है, वहां की जो लोकल पुलिस है उसके जरिए भी हुई है, लेकिन सीबीआई जो कह रही है कि जो पूरा टेस्ट होना है उसमें बहुत कुछ अभी आना बाकी है, तो क्या लग रहा है, क्या छुपाया जा रहा है जिसको सीबीआई को इस पूरे मामले पर संदीप घोष पर शक है? देखिए छिपाने की कोशिश ये हो रही है। ये शुरुआत से ही हमने देखा था कि जो महिला डॉक्टर के जो वकील थे उन्होंने भी काफ़ी बार कहा था कि कोलकाता पुलिस जो है वो छिपाने की कुछ कोशिश कर रही है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने नहीं आ रही। और वकील ने ही कहा था कि जल्दी से अगर ये कोलकाता पुलिस के हाथ से जल्दी अगर सीबीआई को ये नहीं सौंपा गया ये केस, तो कई ऐसे सबूत हैं जो जिनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो इसी का संदेह अभी भी सीबीआई भी संदेह बना कर रखी हुई है कि संदेह है सीबीआई को भी कि हो सकता है कुछ सबूत के साथ छेड़छाड़ हुई है। क्योंकि देखिए आरजीकर अस्पताल जहां पर महिला का बॉडी पाया गया था, जिस सेमिनार हॉल में, उस जगह भी तोड़फोड़ हुई थी। जिस 14 अगस्त की रात जब वहां पे कई प्रदर्शन करते हुए लोग घुस जाते हैं, तो जो है सबूत के साथ छेड़छाड़ की बात तो कही जा रही है। फिर देखिए कल जिस तरह से संदीप घोष की गाड़ी की जो पड़ताल की गई थी, देखा होगा आपने भी कि किस तरह से तस्वीरें सामने आई थी, गाड़ी की बारीकी से पूरी तरह से खोल कर देखा जा रहा था कि क्या कुछ आखिर सीबीआई जो है उनकी गाड़ी की जो छानबीन कर रही है, क्या हो सकता है वजह। क्योंकि देखिए इसके पहले भी जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो बीजेपी के विपक्षी नेता है, बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने कहा था कि जो महिला के साथ जो दरिंदगी हुई है वो अस्पताल में नहीं हुई है, वो कहीं और हुई है और उसके बाद जाकर उनके बॉडी को वहां रखा गया। ऐसा ही आरोप देखिए लग रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे। ऐसा देखिए ये आरोप फिलहाल लग रहा है, लेकिन क्या कुछ है इसी को लेकर खंगालने के लिए फिलहाल सीबीआई पूरी तरह से कोशिश कर रही है और लगातार लोगों से जांच कर रही है, बातचीत कर रही है। और देखिए आज जब संजय राय को लेकर कोर्ट में जाया जाता है, क्या पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जब हाँ किया जाएगा, फिर संजय राय के जो क्या कुछ उनके तरफ से निकल कर आता है, क्योंकि अभी क्या तक कहीं कड़ी जुड़ती है जो शक सीबीआई जाहिर कर
रही है अंदेशों के आधार पर, उस पर क्या कुछ होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लौटूंगा आपके पास। मीनाक्षी ने हमें दिल्ली से एक बार फिर ज्वाइन कर लिया। मीनाक्षी, जो जमानत अर्जी सुनवाई जो है टली है, क्या कुछ आज पूरी हायरिंग के दौरान हुआ है और ये तारीख 5 तारीख दी गई है, किस तरह से पूरी कार्रवाई हुई है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट अब केजरीवाल की जमानत याचिका और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका जो है वो 5 सितंबर को सुनवाई करेगी। दरअसल जो सुनवाई से पहले सीबीआई ने जमानत याचिका के खिलाफ जवाब दाखिल कर दिया था और गिरफ्तारी के खिलाफ दायर किए जाने वाला हलफनामा जो दाखिल करने के लिए सीबीआई ने समय मांगा और जिसकी वजह से सुनवाई जो है वो टल गई। और जिस केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जाने वाली थी वो केस सीबीआई से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के सीएम ने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती दी है और ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। ईडी केस के अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने 12 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के लिए फैसले को चुनौती भी दी थी और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तो इस पे जो है दलीलें होने के बाद जो है वो यहाँ पर फैसला लिया गया और सुनवाई से पहले सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा जो है वो दाखिल कर दिया और सीबीआई ने जमानत अर्जी में दी गई दलीलों का विरोध किया और केंद्रीय एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट में जो है केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करने की गुजारिश की है। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी थी और स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर यह फैसला सुनाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उनको थोड़ी राहत दी गई थी और अंतरिम जमानत भी उनको मिल गई थी, लेकिन 1 जून तक के लिए ये राहत दी गई थी और इसकी जो टाइमिंग पूरे होने के बाद जो है अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को फिर से सरेंडर कर दिया था। बिल्कुल, और देखना होगा कि अगली सुनवाई में किस तरह से क्या जमानत याचिका पर सुनवाई होती है, जमानत मिलती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में जो लगातार लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, खबर को विस्तार देंगे सहयोगी बाबूलाल राठौर मेरे साथ जुड़ गए। बाबूलाल, जिस तरह से नए नए मामले लगातार आ रहे हैं, लव जिहाद का घिनौना खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, किस तरह से इसका जो मामला पूरा सामने आया है, क्या अभी तक इस पूरे मामले में अपडेट है, कहां तक इसकी जानकारी आगे पहुंची है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो जिहादी हुसैन यूसुफ सैयद इसका नाम बताया जा रहा है और ये छोटे से गांव में जो है इन्वर्टर रिपेयरिंग करने के लिए हिंदुओं की बस्तियों में घूमता था और किस तरह से हिंदू महिलाओं को, हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाने का ये एक बड़ा षड्यंत्र कर रहा था। उसी गांव के नजदीक में जो कोपर गांव शहर है वहां की रहने वाली ये हिंदू मराठा महिला है जो ऑलरेडी शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। इसको पहले लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाया गया इस जिहादी की तरफ से, फिर इसके अश्लील वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अलग अलग आईडी से इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। इससे पैसे की मांग ये जिहादी लगातार कर रहा था और परिवार वालों को भी डराया धमकाया जा रहा था। इस पूरे जानकारी जब महिला ने अपने परिवार को दी, पीड़ित परिवार कोपरगांव पुलिस थाने पहुंचकर पूरी जानकारी पुलिस को देकर इस जिहादी की कार्रवाई की मांग करता है, लेकिन पहले तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती और जब दबाव के चलते कार्रवाई भी की तो नॉर्मल एनसी दर्ज की गई है जिसके मुताबिक इस जिहादी की गिरफ्तारी वहां पर नहीं हो सकती है और उसी के चलते अब पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो इस पूरे पीड़ित परिवार ने सुदर्शन न्यूज को पूरी जानकारी दी और अपनी जो भी हकीकत थी वो सुदर्शन को बताई और कार्रवाई के लिए सुदर्शन की मदद की मांग की। हमने इस महिला के पूरे बयान अपने कैमरे में लिए हैं, उसके बाद हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इस तरह से लव जिहाद के षड्यंत्र को रोका जाए। लगातार लव जिहाद के षड्यंत्र तेजी के साथ महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू संगठन आंदोलन करके लव जिहाद के लिए कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कानून तो नहीं बन रहा है, लेकिन ये जिहादी इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल बाबूलाल, और जो पीड़ित महिला है उसका दर्द लगातार सुदर्शन सुना रहा है, दिखा रहा है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कहां कमी है, क्यों इस पूरे मामले पर एक्शन नहीं हो रहा है? महिला कह रही है कि वो पहुंची है पुलिस तक, लेकिन एक्शन इस मामले पर नहीं हुआ है। क्या लगता है कहां कमी? और ये भी बताइए कि महाराष्ट्र में ये जो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, कौन इसके पीछे, कौन षड्यंत्र ये कर रहा है लव जिहाद के घिनौने खेल का? देखिए, निश्चित तौर
पर इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में बढ़ती है, जिस तरह से लव जिहाद, लेन जिहाद, धर्मांतरण, इनके लिए बड़ी फंडिंग होती है, जानकारी मिलती है कि बड़े बड़े आतंकी संगठनों की तरफ से भी इनको फंडिंग होती है और ऐसे काम करने के लिए जो जिहादी गैंग इनको सपोर्ट करती है, उसके चलते इनके हौसले इतने बढ़ते हैं। हम समझ सकते हैं कि एक मामूली टीवी फ्रिज, कूलर रिपेयरिंग करने के लिए गलियों में घूमने वाला आखिर किस तरह से लव जिहाद के षड्यंत्र में हिंदू महिलाओं को फंसा लेता है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, बिल्कुल साजिश है और ये षड्यंत्र निश्चित तौर पर किया जा रहा है और उनको नेस्तनाबूद करने की जरूरत। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जहां तैयारियां तेज हो गई हैं उसी की करेंगे। हरियाणा में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है और इस बैठक में क्या कुछ अभी तक बड़ा निकला है, खबर को विस्तार देंगे सहयोगी हरेराम मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए, ब्यूरो चीफ भी हैं। हरेराम बताइए, आज दूसरा दिन है बैठक का, प्रदेश चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, क्या कुछ मंथन इस बैठक के जरिए निकलेगा, क्या सहमति नामों पर बन पाएगी, क्या कुछ हुआ है अभी तक? देखिए, 2 दिन की ये बैठक है। कल शाम को गुरुग्राम में एक मैराथन बैठक हुई। शाम से ही तकरीबन ये माना जा रहा है कि 5 जिलों को लेकर के इसमें 5 जिलों के उम्मीदवारों को लेकर के मंथन हुआ। आज जो है सुबह से ही ये बैठक जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जो बाकी 17 जिले हैं उनमें आज उम्मीदवारों को लेकर के मंथन चल रहा है। जो सबसे बड़ी कहानी है इस पूरे टिकट बंटवारे की, उसमें जो मौजूदा मंत्री हैं और विधायक हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, उनके टिकट काटने को लेकर के जोर शोर से मंथन चल रहा है। आरएसएस ने भी कई उम्मीदवारों के टिकट काटने के लिए सिफारिश की है, जिनके खिलाफ जो है जनता में असंतोष है। दूसरी जो सबसे बड़ी चर्चा इस टिकट बंटवारे में होनी है वो है कि कई सांसद और बड़े नेता अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को जो है टिकट दिलवाना चाहते हैं। उनमें जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो अपनी लड़की आरती राव के लिए जो है टिकट की डिमांड कर रहे हैं। कोसली या फिर अटेली से वो टिकट की डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह भिवानी महेंद्रगढ़ से जो सांसद हैं धर्मवीर, वो अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। वो चरखी दादरी या फिर सोहना से टिकट की चाह रखते हैं कि उनके बेटे को इन दोनों विधानसभा में से किसी एक विधानसभा में टिकट दे दिया जाए। इसी तरह तमाम जो नेता हैं वो किशन पाल गुर्जर जो दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं, वो चाहते हैं कि उनके लड़के को फरीदाबाद के तिगांव सीट से टिकट दिया जाए। जैसे तमाम नेता हैं जो अपने लड़कों के लिए भी टिकट के लिए मांग कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से ये जो पूरा मंथन चल रहा है, इसमें किस तरीके से सभी को सेटिस्फाई किया जाए, क्योंकि चुनाव में पार्टी ये जरूर संदेश देना चाहेगी कि किसी भी तरह का पार्टी के नेताओं में मनमुटाव नहीं, बिल्कुल एकजुट होकर के जो है चुनाव लड़ रहे हैं और जो उम्मीदवार दिए जाएंगे वो जिताऊ उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल। हरिराम, एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कीजिए, बीजेपी की जब हम स्ट्रेटेजी पे जाते हैं, अभी हाल ही में हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव को जितना समझा, वहां हमने ये देखा कि जब बीजेपी ऐसी कोई बैठक करती है तो जो हम अंदाजा लगाते हैं उससे चौंकाने वाले परिणाम उस बैठक के निकल कर आते हैं। तो क्या इस बार टिकट को लेकर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बीजेपी की तरफ से चल रही है? हमने पिछले मध्य प्रदेश के चुनावों में देखा, जो तमाम केंद्र के बड़े नेता थे उनको विधानसभा चुनावों में उतारा गया। क्या स्ट्रेटेजी पर अभी बीजेपी काम कर रही है, क्योंकि तमाम बड़े आला जो नेता हैं बीजेपी के वो इस बैठक में मौजूद हैं? देखिए, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग रणनीति हो सकती है। जो यहाँ पर हरियाणा में जो जिस बात पे सबसे ज्यादा गौर किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि टिकट जो है सही उम्मीदवारों को दिया जाए, क्योंकि अगर टिकट ढंग के उम्मीदवारों को दिया गया जो जिताऊ उम्मीदवार। बिल्कुल, तो चलिए 2 दिन का ये चिंतन मंथन का दौर लगातार चल रहा है। लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार के लिए केंद्र की स्ट्रेटेजी तैयार हुई है। लिहाजा 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। खबर को विस्तार देंगे, ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए। योगेश, जिस तरह से पहले भी हम बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खात्मे की लेकर आखिरी जो है बताया जा रहा है कि उनका दौरा है इस पूरे मामले को लेकर, और यह दावा भी किया जा रहा है कि आखिरी प्रहार, इसके बाद लाल आतंक का खात्मा।
कितनी उसकी तैयारी की गई है, क्या कुछ इस दौरे के दौरान देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस अगर पूरे दौरे की बात करें तो एक नया अपडेट निकलकर सामने आया है कि जो 7 राज्यों के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ तो बैठकें होंगी ही, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से खास तौर पे अगर हम तेलंगाना बॉर्डर की बात करते हैं या महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की बात करते हैं या फिर बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों की बात करते हैं, तो यहाँ पर सुरक्षा बलों के बीच एक जो समन्वय की बात लगातार सामने आती है, वो जो है फोकस आज पूरी बैठक में रहेगा। उस पूरे विषय को लेकर के क्रमवार तरीके से गृह मंत्री अमित शाह कल चर्चा करते नजर आएंगे। और ये बताया जा रहा है कि चूंकि पहले ही सुदर्शन न्यूज लगातार ये बताता रहा है कि खासतौर पे अगर आप पूरी बस्तर रीजन की बात करें तो इस रीजन में कहीं ना कहीं जो लोकल लैंग्वेज है वो जो है खासतौर पे नक्सली जो है हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जो सुरक्षा बल के जवान देश भर से आकर यहाँ पर काम करते हैं तो उनको कई बार दिक्कतों का सामना इस वजह से करना पड़ता है। तो ऐसे में लोकल लैंग्वेज को लेकर किस तरह से प्लानिंग हो और आने वाले दिनों में चूंकि सुरक्षा बल के जवान किस तरह से और नक्सलियों के मार्ग में घुसे और जिस तरह से 7 राज्यों का जो बॉर्डर है जहां पे अक्सर नक्सलियों की चहलकदमी नजर आती है, तो इन क्षेत्रों में किस तरह से खासतौर पर समन्वय के साथ में काम किया जाए और अभी तक कौन सी ऐसी चूक की वजह भी थी। अगर इंटेलिजेंस की बात करें, कई जगहों पर जब नक्सल मूवमेंट लगातार सामने आते हैं तो वहां पर जो है इंटेलिजेंस को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में जब 7 राज्यों के डीजीपी, 7 राज्यों के आला अधिकारी एक जगह पर बैठते नजर आएंगे देश के गृह मंत्री के साथ में, तो बहुत स्वाभाविक है किस तरह से पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसको लेकर कई तरह के हाईलाइटर पॉइंट सामने आए हैं और आने वाले दिनों में किस तरह से इन 7 राज्यों के जो बॉर्डर्स में जो नक्सलियों का मूवमेंट होता है खास तौर पे किस तरह से घने जंगलों में नक्सली छिपते नजर आते हैं, ये ऐसे जो बिंदुवार चीजें हैं जिसको लेकर के अमित शाह पर सीधे तौर पे अधिकारियों से चर्चा करते नजर आने वाले हैं। और उसको लेकर के ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक्शन प्लान किस तरह से तैयार होगा, किस तरह से 7 राज्यों की फोर्सेस जो हैं वो समन्वय के साथ में काम करते नजर आएंगे। इन तमाम बिंदुओं पर गृह मंत्री अमित शाह जोर देते नजर आने वाले हैं। बिल्कुल योगेश, ये भी बताइए, जिस तरह से आपने कहा सुरक्षा कैंप का जिक्र किया, हमने ये भी देखा कि छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद जो सुकमा रेंज है, जो कि कोर जंगल वाला पूरा एरिया माना जाता है, जहां डिप्लॉयमेंट बहुत कम पहले होता था, उन गांवों तक भी अब सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं। खुद डेप्यूटी सीएम ऐसे गांवों का दौरा कर रहे हैं जहां पहले कोई जाना नहीं चाहता था। तो ऐसे में क्या दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार की अब रही है? किस तरह से ये काम पिछले कुछ महीनों में किया गया है और अब जबकि ये दावा है कि अंतिम प्रहार है, तो ये पूरा जो कार्यक्रम है नक्सल जो प्रभावित एरिया है वहां से हटाने का नक्सलियों को, वो कहां तक पहुंचता और कितना सफल होता नजर आता है? विकास, देखिए हमने बहुत सारी स्टोरी खास तौर पे बस्तर संभाग में की है और जैसा आपने सुकमा का जो बात किया, सुकमा दंतेवाड़ा ऐसे क्षेत्र रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बिहड़ क्षेत्र रहे हैं बिल्कुल, जहाँ पे बहुत लंबे समय तक भी न सरकारें और न ही सुरक्षा बल के जवान कभी घुस पाए थे। लेकिन अब अगर बस्तर की आप बात करते हैं तो वहां की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आती है। कुछ दिन पहले हमने खबर दिखाई थी किस तरह से प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वहां बहुत अंदरूनी क्षेत्र में है, जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। नक्सलियों ने मंदिर में पूजा अर्चना बंद करवा दी थी, लेकिन सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचते हैं। बिल्कुल, और सुरक्षा बल के जब जवान पहुंच रहे हैं तो बस्तर जो है ये कहना भी सही होगा कि बस्तर की तस्वीर अब बदल रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।